बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, नया साल, नया हफ्ता, नया दिन। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग अस एंड एवरीबडी सेलिब्रेटिंग। क्या ये तो मतलब ये हर किसी के लिए नया साल है, तो थोड़ी थोड़ी सेलिब्रेशन तो हर किसी की बनती ही है। लेकिन यू नो व्हाट आई लव अबाउट दिस न्यू ईयर पर्टिकुलरली इज़ कि ये एक ऑलमोस्ट टोटल रीसेट हुआ है। मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं नए साल का आगाज़। मंडे वैसे ही एक हफ्ता शुरू होता है एंड टुडे इज़ द फर्स्ट, तो लगता है कि अब ज़रा चीज़ें बराबर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और पता है क्या कि यूजुअली लोग होते हैं ज़रा नए साल के पहले हफ्ते में स्लो लेकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात को और फिर कहते हैं कि बाकी सारा साल तो काम करना है। आई एम टोटली ऑपोजिट टू इट। मैं कहता हूँ कि अगर पहले साल के पहले ही दिन आपने वो पेस सेट ना की जो आप चाहते हैं कि बाकी साल आपकी रहे, तो फिर थोड़ा सा बीच में लल आ जाता है, गैप आ जाता है, फिर आप कहीं ढीले पड़ जाते हैं। सो ऑल दोज हु आर टेकिंग अ रेस्ट टुडे, कल रात इवेंटफुल गुजारने के बाद आज मंडे है, हालांकि बहुत से लोगों का काम है इतना इवेंटफुल। एक तो हमारे यहाँ आपको पता है ना, एक तो हुकूमत ने बैन कर दिया था, तो उस तरह तो इवेंटफुल हुआ फिर भी लोगों के अपने प्लान्स होते हैं, आपको पता है। थोड़ा बहुत मतलब आप अपने घरों में आप खुशियां मनाएं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ये वो मंडे है कि यहाँ तो आई मीन लाइक वर्किंग डे है, so everybody had to come to work. If you're not at work and you're home, you know, chilling, relaxing, it's okay, good for you. But if you are at work, तो जबरदस्त बात है, जैसे कि हम भी आपके साथ साथ काम पर मौजूद हैं। to begin the year, मेरा ख्याल है। लेकिन और आज शाम में जो है ना, शहर भर के और मोहल्लों के और इलाकों के और देहातों के जिम देखने वाले होंगे, मतलब भरे पड़े होंगे। ओहो हो आज तो कमाल मंजर होगा। नहीं वैसे यू नो ये शादी सीजन भी चल रहा है, और तो लोग तो अपनी फिटनेस और बॉडी शॉट नहीं शादी सीजन में तो एक्चुअली रश कम हो जाता है जिम्स में, क्योंकि यू नो देयर आर सो मेनी इवेंट्स दैट पीपल हैव टू गो टू अटेंड, सो वो कम हो जाता है दिसंबर के आखिरी दिनों में रश, क्योंकि छुट्टियों पे भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। लेकिन जनवरी का पहला हफ्ता तो आइकॉनिक होता है, क्योंकि तकरीबन हर किसी का एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि भाई नया साल तो हमने फिट होना है और हमने हेल्दी खाना खाना है और हमने जिम जाना है, which is a good thing. The only challenge is कि इसको कंटिन्यू रखें the rest of the year as well. तो पहला हफ्ता पहला महीना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पूरा साल लेके जाएं तो अच्छी बात है। ये बाय द वे ये वो बातें हैं जो मैं आपको पिछले हफ्ते से कह रही थी कि ऑलरेडी स्टार्ट कर दे। इट्स नाइस टू गेट इनटू अ न्यू ईयर जिसका रेजोल्यूशन पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। इन एनी केस दुनिया में जी बड़े फायरवर्क्स हुए और बड़ी धूमधाम से नए साल को खुशामदीद किया। सबसे ज़बरदस्त फायरवर्क्स आपको पता है मुझे कहाँ के लगे? जापान का, आई एम सॉरी टू से, द बिगेस्ट फायरवर्क्स इन द वर्ल्ड। और मुझे थोड़ी देर के लिए एकदम से लगा कि जैसे कोई बम ही फट गया हो, वो भी कोई न्यूक्लियर, बिकॉज इट वाज लाइक अ मशरूम। इतने ज़्यादा थे। अभी हम आपको कोशिश करेंगे कि वो भी दिखाएं, लेकिन कुछ और मनाज़िर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से आपने देखा। ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड से आपको पता है आगाज़ होता है नए साल का आगाज़। सबसे पहले रात के 12 मिडनाइट जो है वो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में बजते हैं। सो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। और फिर ऑस्ट्रेलिया, सिडनी हार्बर ब्रिज के बड़े मशहूर हैं, दुबई बुर्ज अल अरब के बहुत मशहूर हैं, लंदन आई के बहुत मशहूर हैं, सो व्हाट नॉट। दोहा में बहुत सी जगहों पे हो रहे थे। बड़ी जल्दी आपने फहरिस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया की, जरा एंजॉय तो कर ले भाई। माना कि हमारे यहाँ नहीं हुई, लेकिन हम बाकियों के तो देख ही सकते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी दुनिया ने। और आपको पता है कि नए नए अंदाज के फायरवर्क्स सब तो आना स्टार्ट पता है। बहुत ये मुश्किल, ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको कई कई दिन, हफ्तों पहले, महीनों पहले टिकट्स लेने पड़ते हैं, फिर वापसी पे घंटों का ट्रैफिक जाम होता है। सो आई वाज स्पीकिंग टू अनदर ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड ऑफ माइन। वो कहते हैं कि हम तो सारी उम्र से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमने कभी लाइव नहीं देखा जाके। सो हम विच इज स्ट्रेंज। मैंने कहा बड़े बोरिंग हैं आप, कमरे के अंदर तो नहीं हो रहे, आसमान में ही हो रहे। मगर ये सिडनी हार्बर ब्रिज पे जाना, वो कहते हैं कि भाई हम 5-6 घंटे वापसी पे ट्रैफिक में फंसने से इज्तनाब करना चाहते हैं, लेकिन इस मरतबा हम एडवेंचर करेंगे, तो वो इस दफ़ा गए थे सारे लोग। एनी हाउ, सो ये हैं दुनिया के, ये दुबई के आई बिलीव। अच्छा, ये बुर्ज अरब, यस एब्सोल्युटली उनका तो ये बड़ा आइकॉनिक किस्म का। अब तो खलीफा हुआ, खलीफा, बुर्ज अल खलीफा। खलीफा मैंने क्या कहा है? अरब। वो क्या था? अरब तो वो जो बोट शेप वाला है। अच्छा वो दूसरा है। अच्छा ठीक है। एनीवे ये वो वाला I always get confused in these two burjes. हाँ मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन ये बड़ी आइकॉनिक जगह है और ऑब्वियसली ये देखते ही नजर तो आ ही गया होगा। वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। The tallest building in the world.
टिल डेट। अच्छा चले, और इसके बड़े अच्छे इसके होते हैं। और एक दफ़ा हमने एक ऐसी वीडियो भी देखी थी कि उसमें दिखाया था कि ये किस तरह प्लान किया जाता है, जिस तरह आप बता रहे थे ना कि बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फ्लोर से फायरवर्क्स हो रहे होते हैं ताकि वो पूरा एक इम्प्रेशन जो है वो लंबा सा दिया जाए। यहाँ आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हर फ्लोर से वो फूल झड़ियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। सो या इट लुक्स ब्यूटीफुल, स्टनिंग। इट्स प्रिटी, इट्स वेरी बाकी भी आपको सऊदी अरेबिया, यहाँ पे रियाद में हो रहा था या जद्दा में हो रहा था? बहुत सी चीज़ें जो देखती हूँ ना आजकल, तो कॉन्सर्ट्स और सब कुछ फेस्टिवल्स, तो अभी तक मुझे थोड़ा सा ज़रा इट टेक्स मी अ मोमेंट टू रियलाइज़ कि हम सऊदीया की बात कर रहे हैं। आपको पता है कुछ साल पहले तक तो हम ये चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते थे, लेकिन एवरीथिंग इज़ नाउ, जिसको कहते हैं ना सऊदीया इज़ ओपन फॉर बिजनेस। I think it is long been open for business now, और मुझे नहीं होता वैसे अब, क्योंकि मैं फिर आपको मेरे कुछ जानने वाले एक्चुअली दुनिया के तरक्की याफ्ता जिन्हें ममालिक कहते हैं ना, हम वहाँ से मूव हो गए सऊदी अरेबिया, एंड दे आर सो हैप्पी मूविंग फ्रॉम यूके टू रियाद। ये ग्रीस देख लें, ये ग्रीस, हाँ ये तो बड़ा ये जो उनके वो कॉलम्स, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसके ये देखिए बात ये है कि फायरवर्क तो फायरवर्क होता है, लोकेशन भी सही होनी चाहिए ताकि बैकड्रॉप का है काम हो, कोई जब उसकी लाइट पड़ती है तो कोई चीज़ नज़र आनी चाहिए साथ साथ। मुझे ग्रीस सबसे अच्छा लगा अब तक। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप ग्रीस चले। जिनको हिस्ट्री से लगाव है, आर्किटेक्चर पसंद है, सो इट्स प्रिटी, इट्स वेरी नाइस, इट इज़ वेरी प्रिटी इंडीड। सारे हमने आपको दिखा दिए, लेकिन जापान का जो मुझे पसंद था वो आपको मेरा ख्याल है गूगल ही करना पड़ेगा। वो हम ढूंढते हैं, चलें आगे, हम ढूंढ के आपको दिखाएंगे। लेकिन कैन आई जस्ट कन्फेस फॉर ऑल द बैन इन पाकिस्तान, मैंने कल जब मैं वैसे सोने के लिए तैयार हो चुकी थी बिफोर द मिडनाइट, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सुबह काम पे आना होता है, लेकिन जब पटाखे और ऐसी चीज़ों की मुझे आवाज़ आई जाती है, तो हाँ आई डिड गो टू माई टेरेस एंड आई सॉ, मुझे पूरी एक स्काई लाइन में बहुत से फायरवर्क्स नज़र आ रहे थे। Not as grand as these ones that we saw, लेकिन लोगों ने in their own way, pockets of people, उन्होंने अपनी न्यू ईयर जो है फायरवर्क्स वगैरह के साथ मनाई। हमारे तो मोहल्ले में रहते हैं यूसुफ भाई, और वो हमेशा ये एहतमाम करते हैं, तो उन्होंने अपने घर से फायरवर्क किए और हमने बड़ा एंजॉय किया। बड़ा डेंजरस लगता है मुझे अपने घर से फायरवर्क्स करना, मुझे नहीं, एज एन इट इज क्वाइट अ बिग एरिया, बिग हाउस, तो उसमें फायरवर्क्स हुए और फिर हमने एंजॉय किया और बच्चों ने देखा और बड़े खुश हुए। लेकिन जरा आप इस साल की बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, एक और बात एक मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के हमने मनाजर दिखाए और ऑब्वियसली हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। जो वहाँ हो रहा है, लिटरली दिल खून के आंसू रोना एक मुहावरा है ना, लेकिन एक्चुअली जो कहानियाँ, जो तस्वीरें, जो ख़बरें हमें पता लगती हैं, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ हो रहा है। हैविंग सेड दैट, मुझे कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती जब किसी चीज़ पे बैन लगा दिया जाए। सो हुकूमत एक सजेशन ज़रूर दे सकती है, या इनकरेज कर सकती है, या अपना पैगाम दे सकती है कि भाई हम हुकूमती सतह पे कुछ नहीं मनाएंगे, और हम फ़लस्तीन, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हमरा हैं, लेकिन आप फ़लाँ करें और आप फ़लाँ चीज़ ना करें। आई नेवर लाइक दिस आइडिया। हम ये मंडे फ्राइडे को भी ये बात कर रहे थे। नहीं, हम नहीं कर रहे थे एक्चुअली, हमने नहीं की थी। फिर हम किसी और से बात कर रहे होंगे। ये बैन कल्चर जो है ना, वी नीड टू रियली गेट आउट ऑफ इट। एनीवे वी आर इनटू द न्यू ईयर नाउ। अब जो बैन था नहीं था वो तो हो ही गया। वी नीड टू गेट ओवर द फैक्ट कि हम बहुत पुरानी सदी की बातें लगती हैं कि जी बैन कर दो, कि जी बैन कर दो, कोई जी कॉन्सर्ट ना करो। कुछ थे कराची वगैरह में, वन थिंग, लेकिन बैनिंग इज अ वेरी इट्स, और फिर आई एम सॉरी लगना ये स्टार्ट हो जाता है कि इतनी सी भी कोई खुशी होगी ना कि आओ जल्दी से लेट अस क्लैम्प डाउन ऑन दैट। खुशी करने दें खुशी, वरना और क्या है लोगों की ज़िंदगियों में। तो उस पे भी आके ना कि कहीं मता आप कोई इंजॉयज ना ले लें तो आओ इसमें बंद किया जाए। रॉन्ग। अच्छा, एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर 2024। अभी कहते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2024 पाकिस्तान में कई चेंजेस, तब्दीलियां लाने वाला है, और ये इलेक्शंस का साल है, इंतखाबात का साल भी है, और इसमें नई हुकूमत बनेगी। और क्या नई हुकूमत आराम से हुकूमत कर पाएगी या नहीं, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एज़ वेल। और जी सियासी और माशी इस्तेकाम आएगा, या मुल्क खुदा न खास्ता नए सियासी इंतशार और जो चैलेंजेस हैं उनका शिकार हो जाएगा या नहीं, ये बड़े सवाल होते हैं। और अनसर्टेनिटी का टाइम भी एक होता है, ख़ास तौर पर इस नए साल में। बाज़ अहम सियासी रहनुमाओं की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, वैसे तो हम सारों के सितारे क्या कहते हैं,
व्हाई शुड वी बी क्योंकि वरीड अबाउट देम एंड नॉट अस? जैसी है उसकी वजह से हम सबके सितारे गर्दिश में आते हैं ना। पीपल आर अनएबल टू पे देयर बिल्स, पे देयर रेंट्स, बच्चों की फीस, सब कुछ ही मुश्किल में आता है। और अभी तो सुना है कि भाई महंगाई का एक नया तूफान आएगा, IMF के साथ नया मुआहिदा होगा। जब नई हुकूमत आएगी तो डॉलर रुपी पैरिटी क्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ क्या चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या वजीर आजम बन जाएंगे, इमरान खान साहब क्या दोबारा मौका पा सकते हैं। सो यू नो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो आप भी शायद अपने घर में बैठ के सोच रहे होंगे। फिर आलमी मसलों का क्या होगा, पर्टिकुलरली फ़लस्तीन को लेकर क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर सामिया खान हमारे साथ मौजूद हैं और नए साल का आगाज़ हम ज़रा ऐसे ही, वैसे हम बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेते मैं पर्सनली पेश गोइयों वगैरह को, लेकिन फिर भी हम उम्मीद अच्छे की करेंगे और थोड़ा सा ये इल्म है तो इससे हम कुछ अखज़ करने की कोशिश करेंगे, एंजॉय करें ना। हाँ। मतलब सामिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नया साल मुबारक, गुड हैप्पी न्यू मॉर्निंग। ईयर सामिया, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया हुमर अब्दुल्ला, आप लोगों ने रिचुअल को कायम रखा क्योंकि मेरा नया साल हमेशा कई सालों से आप लोगों के साथ शुरू होता है। 2023 में किसी अच्छा 2023 में मिस हुआ तो मेरा भी अच्छा नहीं साल गुजरा आप दोनों के बगैर, क्योंकि बिस्मिल्लाह आप ही लोगों से मेरी भी होती है नए साल की। जबरदस्त, हमने कहा इस चीज़ को हम जरा ठीक कर लें, रेक्टिफाई कर लें, इसलिए आप हमारे साथ हैं आज। सामिया, थोड़ा सा एक कंपैरिजन दे दें। 2023 बाय अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स ज़रा मुश्किल साल भी था, ख़ासतौर पे अगर मुल्क को जो माशी चैलेंजेस देखने पड़े हैं जिनसे हम अभी तक निकले भी नहीं हैं, वो देख लें। अगर ग्लोबल फ्रंट पे देखा जाए तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी हम सारों के सामने है। इस साल को इन एन नटशेल, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल, अभी उसमें हम घुस जाएंगे, बेहतर समझ रही हैं आप, कुछ बेहतरियाँ आएंगी? अच्छा, सबसे पहले ये कि हुमा दी, जब मैं 2020 से जब मेरी कोरोना की प्रेडिक्शन, बुरी पेशगोइयों का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए लेकिन वो वैसा हुआ, और उसके बाद 21, 22 और 23 हर साल, जाहिर है नए साल पे मैं रिटायरमेंट लेने के बहाने छुपना भी चाहती थी कि मेरे पास अच्छी खबरें नहीं थी, और जो है मुझे ऐसे लगता था मेरे पे कोई नहुसत का टैग लग जाएगा कि ये जब आती है बुरी खबरें दे के जाती है कि ये साल भी कॉन्टिन्यूटी है, ये साल भी कॉन्टिन्यूटी है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि 2024 में मुझे अल्लाह ने फिर से मौका दिया ऐसे प्लेटफॉर्म देके कि मैं कह सकूं कि ये सचमुच पाकिस्तान की, मैं जहां तक बात करूं हुमर अब्दुल्ला जी, कि 2024 और 25 ये वो साल हैं जो सचमुच पाकिस्तान को ट्रैक पे चढ़ाएंगे। पाकिस्तान की मौशी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अल्लाह के फजल से आप लोगों को ग्रेजुअली अब पाकिस्तान सचमुच, मैंने तो बल्कि जब इस साल नई पेश गोइयों का दे रही थी तो मैंने ग्रीन कोट को रखा हुआ था ताकि जो है वो मेरे ग्रीन पासपोर्ट की जो इज्जत होने जा रही है आने वाले वक्त में, या जो है मेरे झंडे का रंग ग्रीन है। तो आप लोग, खैर मैंने बहुत प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ आप तक पहुंचने से पहले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2024 और 25 में हुमा और अब्दुल्ला जी सचमुच रिलीफ की खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। चलें अब इंडिविजुअल लोगों पे आ जाते हैं, सियासी पार्टियों पे आ जाते हैं। रिलीफ हुई है, बहुत रिलीफ हुआ जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह जी, दुआएं हमारी साथ हैं। सामिया जी, PMLN से ज़रा शुरू करते हैं चूँकि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लोग मियाँ साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी कहते हैं, जैसे पिछली दफ़ा इमरान खान को कहते थे, लेकिन दीगर पार्टियों का कॉन्फिडेंस भी ज़रा उभर रहा है, मजबूत हो रहा है। सो क्या PMLN का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है और पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ का क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये लोगों में जो एक बहुत कंफ्यूजन, इबहम था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा वसवसे थे। आपको याद होगा हुमा अब्दुल्ला, जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये 2 एक्लिप्स के दरमियान में होने जा रहा है, सोलर और लूनर, और इसके दरमियान में इलेक्शन कंट्रोवर्शियल भी रहेगा और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। वैसे ही हमने मंजर देखा। ये जो 8 फरवरी के इबहम है, 13 दिसंबर 2023 को, क्योंकि मैं इससे पहले से प्रोग्राम ऑन एयर है मेरे, तो मैंने कहा था 13 दिसंबर 2023 से लेके 5 जनवरी 2024 तक अगर जमीन पे खुदा ना खास्ता
कोई कुदरती आफत नहीं आई, कोई जो है अल्लाह ना करे, वैसे तो हमारे बॉर्डर्स इस वक्त सेफ है, मुझे जो ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता था। तो मैंने कहा अगर 5 जनवरी भी खैर आफियत से गुजर गई तो इलेक्शन, जिस तरह के बंदियाल साहब ने कहा, सॉरी फाइज ईसा साहब ने कहा कि पत्थर पे लकीर है, तो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। और 5 जनवरी से फौज का सितारा क्योंकि मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, तो इस और जुडिशरी का 10 जनवरी से, तो इसका मतलब है कि हमारे इदारे केपेबल होंगे कि इस जो है एक फेस्टिविटी को जो है, और या तो 8 फरवरी वाला जो इलेक्शन होगा वो किसी ग्रहण के बीच में तो नहीं होगा, वो कंट्रोवर्शियल होगा या वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे? नो, वही तो कह रही हूँ अब्दुल्ला जी कि ये इब्हाम सारे 5 और 10 जनवरी तक सब खत्म हो जाएंगे। तो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा जी बिल्कुल। फिर अगर कोई अगर मगर नहीं आती तो इसी दरमियान में आनी है। इसके बाद फिर जो है कोई अगर मगर नहीं बचती और इलेक्शन 8 फरवरी को वो मुनक़िद करा, क्योंकि इदारे भी उनके सामने जी वक्त हमारे पास कम है, हमने बहुत सारे लोगों के बारे में बात करनी है, इसलिए पीएमएलएन पे आ जाएं, फिर पीपीपी पे, पीटीआई पे, सब पे आएंगे। सो बताएं आप जरा। ओके जी, पीएमएलएन का क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए, जो पीएमएलएन की आपने बात की तो ये जो है एक पेश गोइयां ये भी ऑन एयर थी। आखिरी जो इन पे पूरी हुई नवाज शरीफ साहब पे कि 2023 का एंड ये मुल्क में वापस आएंगे, ये अपने सख्त वक्त से नवाज शरीफ साहब निकल चुके हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी एक पार्टी को मुकम्मल मेजोरिटी मिलने जा रही है, ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अलायंसेस के साथ ही नया सेटअप बनेगा और ये अलायंसेस के साथ ही नया सेटअप बनाया जाएगा। लेकिन जहां तक आप ये बात करते हैं, हालांकि मुशर्रफ साहब के 3rd टाइम वजीर आजम बनने की पेश गोई मैंने मुशर्रफ साहब के जिला वतनी के दौर में की थी, लेकिन अब्दुल्ला 4थी बार वो बनेंगे ये मुझे सितारे रोशनी नहीं दिखा रहे। और जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये तो जरूर एक बात तयशुदा है कि 10 जनवरी से मियां नवाज शरीफ साहब का सितारा मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, क्लीन चिट मिलने जा रही है उनको, जो है मजीद अपने मुकदमात से रिलीफ मिलने जा रहा है, हर चीज क्लियर होने जा रही है उनकी। लेकिन 4थी बार वजीर आजम बनेंगे ये सचमुच या मेरा होमवर्क खराब है या मैं गलत हो सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि वो किंग मेकर बन जाएं या वो अपना दस्ते शफकत किसी के ऊपर हाथ रख दें, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी नजर आती है। ये आपकी प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये अच्छी भी ना लगे, क्योंकि लेकिन माशाल्लाह आप ऑब्वियसली आपका इल्म है ये और इतने अरसे से आप ये काम कर रही हैं, तो आपका ये कहना ऑब्वियसली होल्ड्स वेट एज वेल। नेक्स्ट पे आते हैं क्योंकि टाइम तो हाँ जी, पीपीपी और पीटीआई के लिए क्या मुश्किल है? पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई की मुश्किलात क्या कुछ कम होने जाएंगी? जो पीटीआई का सितारा है ये तो क्योंकि गुज़श्ता से व्यवस्था की स्टोरी है कि मैंने कहा था खान साहब की सियासी जिंदगी, इज़्दवाजी जिंदगी 18 जुलाई 2023 से बिल्कुल एक आइसोलेशन का फेज नजर आता है। मुश्किलात 2024 में कंटिन्यूटी रहेगी पार्टी के लिए भी और बानी पार्टी के लिए भी, और जो है लेकिन एक शक्ल बनती है हुमा और अब्दुल्ला जी, जाके बनती है वो 20 मार्च 2024 के बाद रिलीफ की शक्ल, वो भी किसी डील के नतीजे में। और मेरा ख्याल है खान साहब को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए कि अपना रिलीफ लें और फिर से पावरफुल हों, लेकिन 2024 रिलीफ की शक्ल देता है, पावर की शक्ल नहीं देता मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, और पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में अब प्लीज थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बोरियत फिर वो एक पार्टी रह जाएगी। नहीं आप जरूर बताएं सामिया, लेकिन साथ बिलावल की शादी की भी बहुत बातें हो रही हैं। सॉरी, आई एम इंटरेस्टेड, तो वो भी बता दें कि क्या ये वो साल होगा जिसमें बिलावल की शादी होगी? अच्छा हुमा, एक बात बताऊं कि इनका मैरिज हाउस खान साहब जैसा ही है। अगर अब तक बिलावल साहब शादीशुदा होते तो शायद 1 से ज्यादा शादियों का इम्कान था। 2024 1 जनवरी के बाद से आप किसी वक्त भी इनके शादी आने सुनेंगे, और अब जो रिश्ता बनेगा निभेगा। लेकिन एक बात और कह दूं कि अगर 2024 से शुरू होने वाले 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर बिलावल साहब ने शादी ना की तो फिर मैं नाउम्मीद हूं कि ये शादी करेंगे। अच्छा, यानी कि 1 साल उनके लिए बड़ा क्रूशल है शादी करने के लिए। ये मशवरा तो चले हमारे तवज्जुह से पहुंच गया होगा। और उनका सियासी मुस्तकबिल, फ्यूचर क्या देख रही हैं आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन दीज इलेक्शंस एंड आफ्टर?
बिल्कुल, यहाँ मुझे एक जुमला कहने दीजिएगा, क्योंकि बिलावल साहब का सितारा ऐसा है कि या ये बहुत ज्यादा मायूसी के फेज में जाते हैं या ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जिसपे मुझे खतरा लगता था कि बिलावल साहब जो है वो कहीं सियासत से मुंह ही ना मोड़ लें। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग है और जिस तरह वो लॉजिकल बोलते हैं, हैट्स ऑफ, मैं कहूँगी उनकी जिसने भी ग्रूमिंग की है उनके फादर को क्रेडिट जाता है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि सियासत कोई सीखे तो जरदारी साहब से सीखे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग को हैट्स ऑफ है। तो ये तो जरूर है कि वो आपको लाइमलाइट में अच्छे उसमें नजर आएंगे, लेकिन जहां पे हम देखें कि वजीर आजम का मनसब, वो मुझे इनके लिए भी समझ में नहीं आता इस साल में 2024 के नए सेटअप के नतीजे। अच्छा सामिया, बहुत पॉलिटिक्स हो गई। अभी आर वेरी इन्वेस्टेड इन आवर क्रिकेट टीम, जो कि बिल्कुल पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा हमारी टीम का। तो जल्दी से ये भी बता दें कि कोई सितारे कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं आपको फॉर पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम? अच्छा हुमा, यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले होते हैं, मैं क्विक उसमें करूंगी इसको समअप। इस साल आईटी का डिपार्टमेंट बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि मरकरी रूल करने जा रहा है पाकिस्तान को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल वो जो इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, ये बहुत तरक्की करेगा। उसके बाद जो है दूसरी चीज जो है फैशन इंडस्ट्री, आपका जो भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है। तीसरी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो जरा सेंसिबल ट्रैक के ऊपर आएगी। चौथी चीज जो होने जा रही है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की स्क्रूटनी होने जा रही है। तो जो ये जो सिस्टम में कुछ चीजें फिल्टर होने जा रही है, इससे भी मुल्क में, और ये मैं एक बात और कह दूं पहले कि नवाज शरीफ साहब को कभी हम लाडला कहते हैं, कभी इमरान खान साहब को कहते हैं। 2024 और 25 हमारा मुल्क लाडला होने जा रहा है। नए तो आम आदमी के हालात, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मिडिल क्लास है हमारे मुल्क की, उसके भी हालात कुछ बेहतर होंगे। उसी पे आ रही हूँ। मैंने 3 सालों में कभी नहीं कहा था कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। ये वो 2 साल हैं जो मेरे पिसी हुई अवाम, मैं खुद अवाम में से हूँ अब्दुल्ला, और ये वो साल है, मुझे पता है मैंने बिजली के बिल कैसे भरे हैं। मैं भी एक मजदूर औरत हूँ, काम करके कमाती हूँ। तो जो है ये अब अल्लाह का शुक्र है कि 22 और ये रिलीफ शक्ल शुरू होगी मार्च अप्रैल से आप लोगों को नजर आना। और यहाँ से बुनियाद नए पाकिस्तान, अब नए पाकिस्तान की अल्लाह पाक बुनियाद डालेंगे। ये वो खिता है जो बहुत अहम हो जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ ना कि जो हमारी जो सुपर पावर्स हैं, हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी बन जाएगा। और जहां तक क्रिकेट की बात आती है, आपकी तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपने ये वाला साल क्रिकेट पे ईमानदारी से मेहनत कर ली, तो हुमा जी 2025 वो वाला साल होगा। इस साल मेरे पास अच्छी खबर क्रिकेट में नहीं है। अच्छा। 25 वाला वो साल होगा जब आप 92 का जो है ना गम भूल जाएंगे कि वो उसके बाद हमने कभी एक रिमार्केबल कामयाबी नहीं देख पाई। हमें खुश की है कुछ बातें करके, खासतौर पे जो आपने कहा है ना रिलीफ अवाम को, जो मार्च अप्रैल के बाद इंशाल्लाह आपको नजर आ रही है। और अगर टिक के काम कर ले हमारी टीम। जल्दी से बता दें, बाबर आजम की शादी होगी इस साल? आई एम सॉरी, शादियों की बात हो रही है तो ये भी बता दें। बाबर आजम का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, शादी के लिए भी और अपनी साख मनवाने के लिए भी बहुत शेरवानी भी पसंद करके आ गया। ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। सामिया सॉरी, टाइम हमारे पास बड़ा कम है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। होपफुली दुआएं हमारी यही है कि जैसी अच्छी आपने प्रेडिक्शंस किए हैं नए साल में आवाम के लिए, मुल्क के लिए, वैसा ही साबित हो। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा, आप लोगों के ऑलरेडी हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने इसका नहीं पूछा तो उसका नहीं पूछा, तो बस ये एक सेंस होती है। बाकी हमने कुछ बातें कर ली अपनी। टाइम मिलेगा तो हम कोई फिर आने वाले दिनों में कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में लोग पूछ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान का पूछ रहे हैं, सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन यू नो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो बस जिसका पूछा उसी का पूछा। आगे चलते हैं। नई उम्मीदें, नया साल, नए वादे, नए अज़ाइम के साथ पाकिस्तान में नए साल का आगाज हो गया है। फ़लस्तीन से इज़हार एकजुहती के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने न्यू ईयर नाइट ना मनाने का ऐलान किया था। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर इस बारे में बात की थी। साल 2024 की आमद है। फ़लस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर
मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ ख़ातिर रखें। ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्टर आया तो इसी की बुनियाद पर सूबों ने सड़कों पर हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनके हवाले से सख्त इक़दाम का ऐलान किया। सिंध खसूसन कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग सबसे बड़ा मसला है ओवर द ईयर्स। जो इधर लोग रहते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता होगा, हर साल कराची में फायरिंग ना करने और दफ़ा 144 नाफिज की जाती है, मगर इस पर अमल कम ही होता है। इट्स टेकन एज जस्ट अ सजेशन। और इस बार मगर ये पहली बार हुआ कि कराची पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम में कत्ल के मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था, और बहुत ही अच्छा किया था, बिकॉज कोई स्ट्रिंजेंट मेजर तो लेना पड़ेगा। ये सुने। न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस है वो पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनाई जाती हैं कि एरियल फायरिंग्स होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, उसमें लोगों की जानें जाती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। इस न्यू ईयर पे पुलिस के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। आप बिल्कुल न्यू ईयर इंजॉय करें, मनाएं, लेकिन इस तरह करें कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर कोई एरियल फायरिंग करते हुए या कोई दंगा फसाद करते हुए देखा गया या पकड़ा गया तो उस पर इक़दाम कत्ल का केस दाखिल होगा, सेक्शन 324 PPC। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने बताया कि इस बार हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, लेकिन हुआ इस सब के उलट। पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज़ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 30 अफराद ज़ख्मी हुए। फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्ज़ाम में 65 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी पर बात करते हैं, ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे हमें वो जहनी कैफियत नहीं समझ आती जब आप फायरिंग करके जश्न मनाते हैं किसी बहुत सालों से हम यही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 2023 ये बीमार जहनों की अलामत है। बाय द वे आतिशबाजी ठीक है, पटाखे ओके, बट फायरिंग करने में कौन सा ऐसा और अभी तक क्या ये हमें समझ नहीं आई कि फायर आर्म जो होता है, एक बंदूक, एक पिस्तौल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये खुशी की अलामत नहीं है, ये खुशियों में यूज नहीं होती। ये एक टेररिज्म है, ये एक क्रिमिनल माइंडसेट है जो बंदूकों को इस तरह करके ये बीमार जहन है। अगर आपको फायरिंग करके इस चीज में नहीं डिफरेंशिएट कर सके ना, तो हमने क्या आगे जाना है। नहीं जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ीशान हमारे साथ हैं। ज़ीशान, कुछ तो आवाज़ें खैर हमें भी आ रही थी फायरिंग वगैरह की, लेकिन 2023 जब शुरू हुआ था उसके बाद 2 हलाकतें इसी तरह एरियल फायरिंग की वजह से हुई थी और 80 लोग ज़ख्मी हुए थे। अभी का क्या सिचुएशन है, ज़रा समझाएं आप। जी उमर, देखिए जो ही जब ये साल नौ के जश्न का आगाज़ हुआ था तो एडिशनल IG कराची ने एक जानिब मीडिया पे एक अपना बयान दिया था, लेकिन साथ ही साथ कराची की जो जितने भी जोनल DIGs हैं, 3 जोनल DIGs हैं, 8 SSPs, ये तमाम तर SHOs अपनी टीम के हमरा सड़कों पर आ गए थे। SPs की निगरानी में फ्लैग मार्च किया गया था। उससे हमें थोड़ा सा ये असर देखने को मिला कि जो फायरिंग के वाक़यात तो हुए, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसके बावजूद भी इतने सारे वाक़यात रिपोर्ट होने के बाद गुज़िश्ता कई सालों से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं और उन्होंने हस्बे आदत इस साल भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में तकरीबन 59 अफराद जो हैं इसमें शदीद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जो हुल्लड़बाजी के वाक़यात का जिक्र किया उसको तकरीबन 6 अफराद थे जो कि साहिल थाने ने गिरफ्तार किए, लेकिन इसमें खासा डिफरेंस देखने में आया है। फायरिंग के वाक़यात में तकरीबन पुलिस ने बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया और जो ज़ख्मी होने वालों की तादाद थी वो 30 बताई गई। तो जो पुलिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन लिया, रेंजर्स की जानिब से काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शहरी हैं उनकी ये बात समझ में नहीं आई और वो हस्बे आदत सब कुछ जानते बूझते और क्या इसके असरात सामने आते उन्होंने फायरिंग की। चलें, सख्ती की गई तो सख्ती का फिर नतीजा भी निकला, एंड इट हैज़ बीन बेटर दिस टाइम एज बिफोर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। जो ज़ख्मी हुए अफराद उनमें से कोई क्रिटिकल तो नहीं है या सब मामूली नौयत के ज़ख्मी हैं, उनके बारे में बता दें। गोली लगती है तो मामूली नौयत पता फ्रैगमेंट भी लग सकता है, वो सारा मामला अब भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जान नहीं गई इसमें इस दफ़ा अभी तक, तो अल्लाह करे कि ज़ख्मी भी सारे जल्द रूबा सेहत हो जाएं।
जी देखिए बिल्कुल इसके ऊपर तकरीबन 4 खवातीन हैं, इसके अलावा 2 बच्चियां और 3 बच्चे। वो छोटी उम्र के हैं, जख्मी हुए हैं, लेकिन उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर फराहम की जा रही है। अभी भी तमाम तर लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं, 1-2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। ताहम अभी तक खुशकिस्मती से ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि किसी की जान गई हो। 1 से 2 अफराद की हालत इस वक्त थोड़ी सी क्रिटिकल बताई जा रही है, जो कि अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज है ICU। अच्छा, जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो इकदाम ऐलान तो बड़ा किया गया था, बड़ी सख्त मुकदमात दर्ज होंगे, वो एक्चुअली इकदाम कत्ल वगैरह कई मुकदमात दर्ज हुए हैं जो लोग फायरिंग करते हुए अगर पकड़े गए हैं? हुल्लड़बाजी तो चलें वो तो अलग केस है ना, गिरफ्तार हो गए, फायरिंग करते हुए भी क्या कोई पकड़ा गया है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जो जैसा कि मैंने बताया कि 59 अफराद यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं और 59 अफराद में सबसे पहली FIR ख्वाजा अजमेर नगरी में इक़दाम कत्ल की दिफा के तहत दर्ज कर ली गई है। उसके बाद में तकरीबन शहर में, जिस तरीके से मैंने बताया कि तकरीबन 59 अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार हुए, कहीं से 1, कहीं से 2, कहीं 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हमें गुज़िश्ता रात में काफ़ी इत्तलात इस हवाले से मौसूल हुई थी, लोगों ने काफ़ी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश की पुलिस के ऊपर, लेकिन पुलिस ने किसी भी फ़ोन को, कोई ताल्लुकात को, किसी भी चीज़ को उसके प्रेशर में नहीं आई और तकरीबन तमाम लोगों के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पहला मुकदमा जो साल 2024 का कराची का पहला मुकदमा इक़दाम कत्ल का ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद में ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में दर्ज किया गया और उसके बाद में एक के बाद दीगरे पूरे शहर में जितने भी थाने थे, जहाँ जहाँ ये लोग गिरफ्तार हुए, कहीं 1 कहीं 2, वहाँ पर मुकदमा दर्ज किए गए। तमाम तर मुकदमा 324 से, जो कि इक़दाम कत्ल की दिफा बताई जाती है, उसके तहत गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे असलहा भी, जो उन्होंने जिससे एरियल फायरिंग की थी, वो भी बरामद किए गए हैं। चलिए जी, थैंक यू ज़ीशान एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज़ वेल। लेकिन बहुत अच्छा किया है कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जिस तरह के कहा गया था कि ये कत्ल का ही इल्ज़ाम होगा और उसी में पकड़ा जाएगा। अगर लोगों को इस बात की नहीं समझ आ रही और इतने नॉनशलांट हैं कि देख लेंगे जी, जिस तरह ज़ीशान हमें बता भी रहे थे, अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ करने की कोशिश की, अब नहीं चलेगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही पकड़ना चाहिए। कोई डिटरेंस कोई इसमें फॉर्म हो, कोई अगले साल लोग ये सीख ले कि पिछले साल ये हुआ था कि पकड़े गए थे लोग और उनको फिर छोड़ा नहीं या व्हाटएवर। इक़दाम कत्ल के मुकद्दमे दर्ज हुए हैं चाहिए। सो जिन आप ये चाहते थे कि आपके नए साल का, नए हफ्ते का, नए महीने का आगाज़ जो है वो इक़दाम कत्ल के मुकद्दमे के साथ हो, किस वजह से कि आप थोड़ा सा शोखे हो गए थे, आप अपने आपे से बाहर हो गए थे और आपने मोहल्ले वालों को दिखाना था या अपने दोस्तों को दिखाना था कि आपके पास तो पिस्तौल है या ये वेपन है और आप इससे फायरिंग कर रहे हैं। एंड वी आर होपिंग कि अब जो फैमिलीज होंगी, ऑब्वियसली बच्चे कहीं ना, लड़के लड़की जो भी कर रहे होते हैं फायरिंग, इनकी कोई फैमिलीज होती है ना पीछे, अब फैमिलीज ही रोकेंगी कि बस कर दो, कि मतलब ये तो अपने आप को फंसाने वाली, अपनी पूरी फैमिली को फंसाने वाली बात हो गई ना। ये इतनी नहीं है कि जी एक दिन गए फायरिंग करके आ गए और किसी ने कोई पकड़ा भी नहीं, कोई किसी ने कुछ कहा भी नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। आई होप कि अब हम और आप रिपोर्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग पता है क्या क्यों कर रहे होते हैं। अब तो एक और नया ट्रेंड भी है ना कि टिकटॉक पे डालेंगे व्यूज़ मिलेंगे। आप जो टिकटॉकर्स हैं हमारे जो बहन भाई, आपको अगर कोई फायरिंग करते हुए टिकटॉक आपको नजर आए और कोई अपनी तरफ से तो उसने बड़ी कोई कूल टिकटॉक डाली होगी, रिपोर्ट करें उस वीडियो को, रिपोर्ट करें सो दैट दीस पीपल नो दैट दिस इज नॉट कूल। ये व्यूज नहीं लेके देगी आपको ये चीज हम डिस्करेज करेंगे तो होगी, हमें सबको मिलके इसको डिस्करेज करने के लिए आप टिकटॉक की बात करें, एक और लड़की जो है वो शी डाइड बिकॉज ऑफ मेकिंग टिकटॉक। हम पाकिस्तान की बात करें या आगे जाके हम इस पर बात जरूर करेंगे, क्योंकि इस पर सीरियसली अब कर्व करना पड़ेगा कि बच्चे इतनी एक्सट्रीम पे लोग चले जाते हैं फॉर दैट कूलनेस, वो अपनी वीडियोस बनाने के लिए, कि उसके बाद वो इसमें किसी ऐप का कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है ना। तो हम इस कंटेंट को डिस्करेज करेंगे, सो तभी मेरा ख्याल है डिस्करेज होगा मामला इस तरह के खतरनाक वीडियोस बनाने का। जो है वो और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, इतनी इंफॉर्मेशन है, मालूमात होती हैं, हम लोग एक और टेंजेंट पे चढ़ रहे हैं, तो ये एक अजीब सी बात है। आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके सर्वे कर लें, द मोस्ट इंफॉर्मेशन दैट स्टूडेंट्स आर कंज्यूमिंग और इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग इज थ्रू टिकटॉक। हमारे यहाँ
जब टिकटॉक का ये टर्म ही यूज होता है तो हमें इंफॉर्मेशन तो लास्ट चीज है जो हमारे दिमाग में आए। लिप सिंक करते हुए गाने नजर आ रहे हैं हमें ज्यादा, गाने और अजीबो गरीब किस्म की वो भी करें, मतलब मगर कुछ तो आप एजुकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करें या इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इस्तेमाल करें वीडियो को। यस प्लीज। सो यस, अच्छा जी, लेट अस टॉक अबाउट आवर क्रिकेट टीम। क्या हमने वो मेंशन किया या हमने मेंशन ही नहीं करना कि सेकंड टेस्ट का क्या हुआ था? फ्राइडे को जब हम छोड़ के गए थे ना तो हमें लग रहा था कि हम करेंगे वैसे, क्योंकि हमें उम्मीद बड़ी थी और हमने यहाँ बड़ा, मैं कहता हूँ बड़े हम भी शौके हो गए थे। अच्छा, हमने अब बात नहीं करनी थी तो क्यों बात छेड़ दी है? लेकिन हुआ नहीं वो वैसा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलने सिडनी पहुंच गई है। बताना आपको ये था, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट जो होगा वो वेडनेसडे से शुरू होगा और कौमी स्क्वाड जो है आज से मैच की तैयारी जो है वो शुरू कर देंगे। पता नहीं क्या तैयारी करते हैं वो, एंड में जाके पता नहीं क्या हो जाता है। तो टेस्ट के लिए दो तब्दीलियां हैं, साइम अयूब को इमामुल हक और साजिद खान को हसन अली की जगह फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है। सो इमाम अभी इम्कान है चलें। पैर की इंजरी के शिकार अबरार अहमद का असेसमेंट भी आज होगा। सो उनका असेसमेंट होगा तो सूरत हाल जरा ये भी सामिया से पूछना था कि हमारी इंजरियां कब ठीक होंगी। उन्होंने कहा जी 2024 में कोई बड़ी खबर नहीं आएगी, 25 में हम वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 24 में अगर ईमानदारी से खेलेंगे तो 25 में वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर बहुत कुछ हो जाएगा। ओवेल ब्रेक के बाद मिले। अच्छा जी, लेट अस टॉक पॉलिटिक्स नाउ। बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ के दर्जनों मरकजी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी और हमाद अजहर सारे ही नाम आ गए वैसे तो। इनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद किए जाने वालों की एक तवील फहरिस्त है, इनके साथ और भी नाम है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल पर छाए गैर यकीनी के बादल जो हैं वो मज़ीद गहरे हो गए हैं और नामी ग्रामी खिलाड़ियों को मैदान में उतरने से पहले ही रेड कार्ड दिखाने पर पीटीआई सख्त बरहम है, सख्त नाराज़ हैं। और वैसे पीटीआई के सियासी मुखालिफ भी इस फैसले को पसंदीदा निगाहों से नहीं देख रहे और पार्टी चेयरमैन गौहर अली खान ने दावा किया है कि 90% उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो मंजूर नहीं किए गए। फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है बॉयकॉट करने का। हर सूरत हम इलेक्शन करेंगे, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें एक कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्राइब्यूनल से हमें रेमेडी मिल जाएगी। इलेक्शन प्रोसेस में एक रेमेडी आपके पास अवेलेबल है कि इसके खिलाफ आप अपील फाइल करेंगे और ट्राइब्यूनल इसको डिसाइड करेंगे। ट्राइब्यूनल भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, हमें कभी यकीन है इंशाल्लाह ताला कि जुडिशरी इंटरवीन करेगी और उनको सारा सेट असाइड करा लेगी। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे। मुझे फ़ोन ज़रूर आया था जेल अथॉरिटी से कि उनको इजाज़त मिल गई और वो मुझे 2 दिन का टाइम देंगे, सिर्फ एक बच्चे को देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्यूसडे और वेंसडे को आपको टाइम देंगे और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन ला करके खान साहब के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेशन इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे और वेंसडे दोनों दिन होगी। अगर इनके इस बल्ले का निशान लिया जाता है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले भी ऐसा होता रहा है और मुल्क का नुकसान हुआ है, इकानमी का नुकसान हुआ है, जमहूरियत का नुकसान हुआ है, उससे थर्ड फोर्सेस को मौका मिला है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ संजीदगी से इस पर गौर करना होगा। ये बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात होगी पीटीआई के साथ। पीटीआई पहले ही 11 प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही थी, अब तो वो ये कह रही है कि इसे फील्ड में ही रहने नहीं दिया जा रहा। अब तक पीटीआई इलेक्शन बायकॉट की तरफ नहीं जा रही, आपने सुन ही लिया, लेकिन मामलात ऐसे ही चले तो लेट्स सी बात बायकॉट तक भी जा सकती है। ऐसा हुआ तो लाजमी तौर पर वोटिंग टर्नआउट कम रहेगा। ऐसी भी इत्तलात हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के बाज़ जजेस तब्दील कर दिए गए हैं। इस पर भी पीटीआई सख्त नाखुश है। यही नहीं कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 13 जनवरी कर दी गई है। पीटीआई को अब खदशा है कि अगर बल्ला अदालतों से ना मिला तो तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो बैठेगी। ये वो इक़दाम हैं जो इलेक्शन की शफाफियत पर अभी से सवालात उठा रहे हैं और सर्टनली फिर अगर एक बड़ी पॉपुलर जमात इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकेगी खुलकर अपने मतलब इस तरह की पाबंदियों के बगैर, तो फिर इन इलेक्शंस को दुनिया कैसे तस्लीम करेगी? ये हमें सबको सोचना है। इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देना और सियासी पार्टियों को मुतमईन करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अच्छा, हम हर एक होता है नीने नीने होके ढके छुपे अंदाज में कुछ करना, एक होता है इतने खुल खुला के सब कुछ करना, और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमारे यहाँ ये होता है। तो ये भी एक अजीब सी बात है और लिटरली हमें भी किसी नजूमी से पूछना पड़ेगा कि क्या हम कभी इस ट्रेंड से रिवर्स करेंगे?
कभी पाकिस्तान कहीं जाएगा पीछे? मतलब जो नापसंदीदा पार्टी होती है, हम सडनली वो हमें इस तरह बुरे लगना स्टार्ट हो जाते हैं कि हम उनको बैन करना स्टार्ट हो जाते हैं कि दे कैन नॉट इवन कंटेस्ट इलेक्शंस। वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। हाँ। ये फर्क है कि जब ये 2018 में हो रहा था तो मीडिया की मेजॉरिटी जो है इस पे तालियां बजा रही थी, स्पेक्टेटर थे और वो आतिशबाजी करते थे जब इस तरह का कोई फैसला आता था। एक मखसूस पार्टी के खिलाफ ही PMLN उस वक्त नापसंदीदा थी। और इस मरतबा सिर्फ डिफरेंस ये है, और जियो और जंग को मैं लेके कहूँगा कि हम कंसिस्टेंट हैं इस मामले को लेके। जब पहले होता था तो हम तब भी सवाल उठाते थे और जब अब हो रहा है पता होता है ना कि एक दफ़ा हो रहा है तो ये होता रहेगा। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। शामी साहब, बात बिल्कुल यही हो रही है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड तादाद में कागजात नामजदगी जमा कराए, लेकिन बज़ाहिर यही हुआ है कि उनमें से जो जाने पहचाने लोग हैं और ज़्यादातर उनको मुस्तरद कर दिया गया, उनके पेपर्स जो हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये एक सीरियस झटका लग रहा है आपको? देखिए, ये तहरीक इंसाफ के लिए भी झटका है, हमारी जमहूरियत के लिए भी झटका है, हमारी सियासत के लिए भी झटका है, हमारे दस्तूर के लिए भी झटका है। ये कैसा इंतखाब होने जा रहा है, इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं और अक्सर व बेशतर जो एतराज़ात हैं वो बहुत गैर संजीदा। शामी साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ अपीलों में जाएगी, फिर बिलाखिर अदलिया तक पहुँचेगा मामला। अब रिलीफ ना मिला तो ये मुश्किल ही होगा कि सबको रिलीफ मिल जाए। अगर बाज़ को मिल, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्या इस अमल के बाद इलेक्शन की शफाफियत और इस पूरे अमल को तस्लीम करना भी मुमकिन रहेगा? शामी साहब, देखिए, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है, जो हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इंसाफ दे सकेंगे और ज़्यादती का अजाला कर सकेंगे। अगर ये अजाला ना हुआ तो जाहिर है कि फिर उसके असरात अच्छे नहीं होंगे। मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अदलिया से जो लोग मामूली एतराज़ात पर नाअहल करार दे दिए गए हैं उनको अहल करार दिया जाएगा और वो इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। अच्छा, फाइनली ये भी बताएं शामी साहब कि क्योंकि आज ये जो है साल का पहला दिन है और इस साल इलेक्शन होना है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम साल होगा ये। इस वक्त जो हालात हैं, क्या इलेक्शन के बाद आपको ठहराव और इस्तेकाम वाली सूरत नज़र आ रही है या फिर जिस तरह चल रहा है मामला उसी तरह चलेगा? देखिए, अभी हम क्योंकि इंतखाबी अमल से गुजर रहे हैं और नाइंसाफियों का अजाला होने की तवक्को है, इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंतखाब ऐसा होगा जिसमें सब लोग हिस्सा ले सकेंगे और PTI के को उसका बल्ले का निशान मिल जाएगा और उसके लोग भी पूरी जोश व खरोश के साथ इंतखाबी अमल में शरीक होंगे। और अगर ऐसे तो यकीनन उनके नतीजे में कुछ ना कुछ इस्तेहकाम आएगा। शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चलिए, उम्मीद करते हैं, तवक्को रखते हैं कि जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उनका इज़ाला हो। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और हेडलाइन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। Welcome back and happy new year if you guys are just joining us। अच्छा, क्या हाल है? मेरे पास दो अच्छी सी खबरें नहीं हैं। एक तो ये है, वैसे पेट्रोल की कीमत में मामूली सा रद्द बदल हुआ है। मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है ऑल्दो, और लाइट डीजल ऑयल जो है वो 1 रुपये 11 पैसे महंगा हुआ है। अच्छा, तो अच्छी सी खबर नहीं है तो देने की क्या जरूरत है? तो अगली भी अच्छी सी खबर नहीं है मेरे पास। तो उससे क्या होता है, वो उसमें फिर भी कुछ अच्छा हो सकता है ना। ये क्या अच्छा हो सकता है? जो मैच तो हो गया, हम मैच की बात कर रहे हैं और अब क्या अच्छा होगा? अभी एक मैच रहता है ना, अभी स्टार्ट होने वाला है। इसी में सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस थे जो नहीं हो सका। अच्छा जी, पर्थ टेस्ट के बाद मेलबर्न में भी यही बात हो रही है, शिकस्त जो थी वो पाकिस्तान टीम का मुकद्दर बनी। और मैं यही कह रहा था कि मेरे पास अच्छी खबर नहीं है बताने के लिए। अच्छा, फिर लेकिन इतना जरूर हुआ है कि कौमी टीम ने जीत की कोशिश जरूर की है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद अब मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो आपको पता है बात की खाल। अच्छा, जीत की कोशिश की और बस पता के करीब
पहुंच ही रहे थे कि हिम्मत हार गए। तो दूसरे टेस्ट में जी और कितना करीब पहुंचे कि हम 79 रन से बेसिकली हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और अभी तीसरा टेस्ट रहता है। मगर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली है, 2 जीत गए ना वो। हाँ, तो टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने शिकस्त की वजूहात क्या बताई, ये हम सब मिल के सुनते हैं। पहले दिन से आखिरी दिन के आधे घंटे तक वी वर बेसिकली कंट्रोलिंग द गेम, लेकिन कुछ ऐसे जैसे मैंने कहा क्रूशल मोमेंट्स है जो हम लोग विन नहीं कर सके। उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमने की। पहली इनिंग्स के अंदर 50+ एक्स्ट्राज वाज रियली हर्टिंग अस। उसके बाद 124 फॉर 1, और फिर जो हमारी बैटिंग का एक वो जो 1.5 घंटे के अंदर 5 आउट होना, वो भी मेन बैट्समैन आउट होना, बैटिंग फर्स्ट जो हमने यहाँ पे की, वो एक ऐसा एक क्रूशल मोमेंट था गेम का जो हम लोग विन नहीं कर सके। फिर उसके बाद 16 फॉर 4 वी ड्रॉप कपल ऑफ कैचेस, देवर सम ऑफ द कैचेस शुड हैव बीन टेकन, शुड हैव बीन अटेम्प्ट, वो नहीं हुआ। तो वो सर्टन मोमेंट्स थे जो हम लोग विन नहीं कर सके। अदरवाइज ये गेम हम लोग अगर हम अपने चांसेस ग्रैब करते और वो क्रूशल मोमेंट्स हम लोग जैसे जो मैंने बात की अगर वो जीते तो ये शायद मैच इससे पहले ख़त्म होता और हम लोग जीत जाते। वैसे आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्रोडक्ट प्लेसमेंट की भी कोई हद होती है। मतलब मुझे हफीज़ नहीं नज़र आ रहे थे, आगे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। इन एनी केस अब अगला मैचेस रादर जो होने वाला है एक ही रह गई है ना। बड़ा पता है सैड हो रहा हूँ मैं, तो उसके बारे में कुछ चेंजेस होंगे नहीं क्या कहा होंगे? जाए वैसे हुमा, क्या पाकिस्तान टीम मौजूदा सदी में अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई है? ये जो 20,000 2000 के बाद got it. I just did not want to repeat that. It's a sad thing. मतलब बार-बार क्यों रिपीट करें। बात ये है कि सिडनी पहुंच गई है टीम, अच्छा और प्रैक्टिस भी आज स्टार्ट कर देंगे, और बस उम्मीद की जा सकती है। ऑब्वियसली सीरीज तो चली गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो बचत करके मतलब निकले ना वहाँ से। तो ऐसा होगा नहीं होगा, ये हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। सिकंदर बख्त एंड माजिद भट्टी साहब आर विद अस। अच्छा जी, सिकंदर से शुरू करते हैं। हमने कुछ सिल्वर लाइनिंग कुछ ढूंढने की कोशिश करें। रिमेंबर व्हेन वी वर स्पीकिंग ऑन फ्राइडे, तो एक उम्मीद की किरण जागी थी। और क्या आपने तो प्री सेलिब्रेट कर लिया था सारा? मैं कर लेती होती हूँ ना, मुझे खुशी का मौका मिले तो मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। बट एनीवे वी डिड नॉट विन, तो क्या उम्मीद रखी जाए? अब इंटरेस्ट भी है किसी का, क्योंकि सीरीज तो गई। सिकंदर यार, एक तो आवाज इको हो रही है, जरा उनसे कहें कि वो बंद कर दें, मुझे दो आवाजें सुनाई दे रही हैं। ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सबसे पहले तो नया साल सबको मुबारक हो। आपको पिछला साल क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम एशिया कप हार गए, ओडीआई का हम वर्ल्ड कप हार गए, हमारा कप्तान बदल गया, अंडर 19 में हम मतलब है कि यूएई से हार गए एशिया कप के अंदर, व्हिच वाज वेरी सैड। 3 चेयरमैन बदल गए, आई डोंट नो 3 हैं या 4 हैं, भट्टी साहब ज्यादा उनकी मेमोरी अच्छी है। 3 चीफ सेलेक्टर बदले गए और कप्तान बदल गया और नया कप्तान आ गए। तो बहुत से मतलब कि चीजें जो हुई हैं 2023 में, और उसकी जो बेसिक वजह ये थी कि हमारे क्रिकेट बोर्ड सेटल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड जो भी आ रहा है वो 2 महीने के लिए आ रहा है, 3 महीने के लिए आ रहा है, किसी की डिग्री नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है। अब समझ से बाहर है कि जो क्रिकेट के अफेयर्स इतने मतलब तरीके से चल रहे हैं कि जिसका कोई मतलब है कि मजाक वाली बात है। दुनिया में जो लोग हैं, मेरे जो पड़ोसी मुल्क में भी मेरे फैंस हैं जो मुझे फेसबुक पे उस पर मैसेजेस कर रहे होते हैं और मैं हंस रहा होता हूँ। और सबसे मजाकियस चीज़ ये थी कि मोहम्मद हफीज़, मैं समझता था कि काफ़ी सेंसिबल आदमी होंगे, मगर आई एम वेरी सॉरी कि उन्होंने जो एक सबसे गलत हरकत की कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे लड़के ड्रेसिंग रूम में सोते हैं। अब मुझे पड़ोसी मुल्क से ये ताने आए कि जब आपकी टीम के लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो वो जीतेंगे कैसे। मतलब ये एक ऐसा ताना मारा उन्होंने मुझे कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप छुपा के रखते हैं, आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, पूरे मोहल्ले को जाके नहीं बताते कि आज मेरी बेगम ने मुझे उन्होंने मुंह से निकाल दिया जिससे हमारा मजाक बन रहा है। लेकिन मतलब इमेजिन करें अगर ये कह रहे हैं वो, तो इस पे हम सबको तशवीश भी एट द सेम टाइम होनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि आई हैव द राइट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिकॉज वी आर सो इन्वेस्टेड इन क्रिकेट एज अ नेशन एंड इतना पैसा लगता है इस सारे खेल पे। भट्टी साहब की जरा इनपुट लेते हैं, जरा ड्रेसिंग रूम में सोने के मामले से मैं तो कहता हूँ शुरू कर लेते हैं। अब्दुल्ला और हुमा, आपको भी नया साल मुबारक हो। मैं सिक्कू भाई ने हफीज की बात की ना, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और नया साल है, लोग कहेंगे सुबह सुबह अच्छी बातें नहीं बता रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट में अच्छी खबरें हैं नहीं।
हुआ ये कि कल जब टीम मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होनी थी तो मोहम्मद हफीज साहब अपनी अहलिया के साथ एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने बैठ गए और जब जहाज के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा बंद हो चुका था और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर क्रिकेट के बगैर फ्लाई कर गई सिडनी के लिए। That is embarrassing वैसे। तो किश्ती में तो नहीं थे भट्टी साहब, वो किश्ती में तो सैर करने नहीं गए, एयरपोर्ट पे ही कॉफी शॉप पे बैठ गए होंगे आई बिलीव। और फिर टाइम का वो खैर थोड़े 1-2 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट पे सिडनी पहुंच गए। तो हमारी टीम का ये हाल है, क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में हम हारे जरूर, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव थी। जिस तरह हमने थोड़ा सा फाइट किया, हमारे बॉलर्स ने 20 विकेटें ली, लेकिन जाहिर है हम उस क्लास की क्रिकेट नहीं खेल रहे। जिस तरह आपने कहा कि इस सदी में हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सके, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल टीम को हराने के लिए हमें अभी अपने सिस्टम को बेहतर करना है, हमें अपनी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लानी है। अगर मिसाल के तौर पर कोई लड़का ड्रेसिंग रूम में सोया भी है तो खामोशी से उस चीज को टैकल करें, बजाय ये कि मीडिया में खबर दे के उसको हम खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अब दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते मोहम्मद हफीज खुद मजाक बन गया कि उनकी फ्लाइट उड़ गई। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ गवर्नेंस का बड़ा शदीद फुकदान है। हमें अपने क्रिकेट को भी बेहतर करना है और क्रिकेट के अंदर जो दीगर मामलात हैं, जैसा सिक्कू भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए, 2 चेयरमैन चेंज हो गए 2023 में, तो 2024 में अगर हमें अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो सबसे पहले तो पीसीबी के इलेक्शन करवाएं। 3 साल के लिए जो भी चेयरमैन आता है वो उसको टिक के काम करने दें। अच्छा भट्टी साहब, ये हारिस रऊफ पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका? नहीं, अब्दुल्ला हारिस रऊफ तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, वो बिग बैश खेल रहे थे। सही, तो टीम को ज्वाइन, वो टीम के पास पहुंच गए हैं? जी हाँ, टीम को वो 3 तारीख को ज्वाइन करेंगे सिडनी में। सही है, और करेंगे अभी। उसके बाद फिर टीम जो है वहां से फ्लाई करेगी 5 T20 मैच खेलने न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा, जस्ट फॉर क्लैरिटी से, हारिस रऊफ ऑब्वियसली वो तो पहले ही रिफ्यूज कर चुके हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। पहुंचेंगे 3 तारीख को, लेकिन टेस्ट का हिस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं, टेस्ट का बिल्कुल हिस्सा नहीं होंगे। वो बेसिकली टीम को ज्वाइन कर लेंगे और टीम के साथ हारिस आगे न्यूजीलैंड के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वो और उसामा। जी हाँ, अच्छा, सही, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे थे एक्चुअली कि हारिस रऊफ के ज्वाइन करने से ये सवाल जरूर उठा था कि वो क्या वो टेस्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बट बेसिकली वो ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टीम के साथ आगे जाना है, ट्रैवल करना है, सो उनका इस टेस्ट सीरीज से अगेन कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं। सही है। अच्छा, अब ये बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब ये सुनने में आ रहा है सिकंदर, आप बता दें कि इमाम को आउट करके साइम अयूब को चांस दिया जा रहा है और हसन अली की जगह भी साजिद खान को ला रहे हैं। चलिए, अल्लाह करके पिछले साल के अंदर उन्होंने स्पिनर्स के बगैर खेला, मगर स्पिनिंग कोच है, स्पिनर के बगैर खेला। 3 स्पिनर वहां मौजूद हैं, हम बगैर 3 स्पिनर ले जाने के बावजूद हम किसी स्पिनर के बगैर खेले। तो भाई मेरा सवाल ये था क्रिकेट बोर्ड से कि ना आप कोच भेजते, ना वो 3 स्पिनर्स को जब खिलाना ही नहीं था। बगैर स्पिनर्स के आप नहीं खेल सकते। अब मैंने सुना कि वो 90 ओवर कर चुका है शाहीन भाई। 90 ओवर इसीलिए किए कि आप देखे ना, उन्होंने नेथन नाइल्स के साथ एक एंड से बॉल कराते रहे, अपने बॉलर्स को रेस्ट देते रहे, 3-3, 4-4 का स्पेल। ये चीजें होती हैं जो टेस्ट क्रिकेट में होती हैं। ये चीजें अभी तक हम लोग जो है लगता है इससे अनअवेयर हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जब किसी को अपॉइंट करते हैं ना, डायरेक्टर क्रिकेट, डायरेक्टर फला, तो ये तो देख लें कि कभी जिंदगी में उस शख्स ने कोई काम किया है, किसी ऑफिस में काम किया हो, किसी जगह बैठ के, तो उसको अपने तरीके, प्रोटोकॉल्स पता लगते हैं कि किस तरह काम किया जाता है। जब किसी शख्स ने जिंदगी में काम ही ना किया हो, नंबर 1। नंबर 2, क्रिकेट बोर्ड को ये रखना चाहिए कि अब जैसे सपोज करें अगले साल जो नया साल शुरू हो रहा है, आप सरफराज रिटायर हो जाए, सपोज करें, तो क्या आप सरफराज को सिलेक्टर बना देंगे ताकि वो हर एक से बदला ले? कम से कम 10 साल का फर्क होना चाहिए जो नए सिलेक्टर्स आते हैं। 5 साल का तो हो, 5-6 साल का तो हो। नहीं, उनमें फर्क होना चाहिए ना। 7 खेले में स्कोर सेटल जो है सिलेक्टर कहीं ना कहीं वो अगर ना भी कोई कर रहा हो ना, तो कहने वाले को बात मिल जाती है कि भाई ये तो अपना पुराना तो स्कोर सेटल कर रहा है। एब्सोल्युटली।
बिल्कुल, ये तो बड़ी सीरियस सजेशन है। वैसे ये तो बड़ी सीरियस सजेशन है आपकी। मैं तो दे के मैं तो अब्दुल्ला फ्री में देता हूँ सजेशन, ये लोग तो लेते ही नहीं है, पता नहीं। अच्छा भट्टी साहब, सिडनी की पिच के बाद जी बताएं। कल मैं एक दावत में गया था, वलीमे में सलीम यूसुफ हमारे जो क्रिकेटर हैं उनकी बेटी की मेहंदी थी, तो हम उसमें गए थे। सलीम यूसुफ को बहुत बहुत मुबारक, हमारे विकेटकीपर रहे। वहाँ एक साहब मिल गए, कह रहे कि मैं मेंबर बोर्ड था क्रिकेट का, बड़ा उन्होंने सूट पहना हुआ था। मैंने कहा वहाँ करते क्या थे आप लोग? मतलब मैं आपको खामोशी से बताऊंगा कुछ चीजें। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता आप लोग वहाँ क्या करते हैं। तो ये इस किस्म के मेंबर बोर्ड वहाँ पे बनाए हुए होते हैं, जो वहाँ बैठ के खामोशी से बैठे होते हैं। आप ये बातें कर रहे थे तो हमें भी बताते हैं, हम नहीं आते क्या होता है। नहीं, हम फिर भी ना जाते। अच्छा सुने, अब हम जरा क्रिकेट पे भी आ जाए ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि हम जरा अभी लास्ट टेस्ट मेलबर्न का हुआ है, उसके हवाले से परफॉर्मेंस की बात इसलिए कर लें क्योंकि हमने लोअर मिडिल ऑर्डर को जिस तरह आउट होते हुए देखा है भट्टी साहब, और ख़ास तौर पे रिजवान का आउट होना बिकेम क्वाइट कंट्रोवर्शियल। तो उसके हवाले से जिस तरह वो आउट किया, मतलब हुए भी हैं, और उसके बाद थर्ड एम्पायर भी बीच में आया। एनीवे आप बेहतर बता सकते हैं भट्टी साहब। देखें हुमा, मोहम्मद हफीज ने भी उस पर बात की। मोहम्मद हफीज शायद कानून से लाइल थे। सिक्कू भाई क्रिकेटर हैं, ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रिस्ट बैंड जो है ना वो पार्ट ऑफ ग्लव्स होता है। तो अंपायर ने जो डिसीजन दिया वो तो बिल्कुल सही था। अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी कुछ मसाइल हैं। मोहम्मद रिजवान को जो आउट दिया गया वो भी गलत है। मेरे ख्याल में एक्सक्यूजेज आप जरूर दें शिकस्त के, लेकिन इस किस्म के एक्सक्यूज जिसपे बाद में मजाक उड़े, सोशल मीडिया पे जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस ने मोहम्मद हफीज का मजाक उड़ाया है, तो वो तो कहते हैं कि बल्कि मैंने तो कुछ क्रिकेटर से भी बात की, कुछ अंपायरों से भी बात की, उन्होंने तो कहा कि अंपायर का डिसीजन बिल्कुल सही था। तो मेरे ख्याल में अगर शिकायत थी तो एक प्रोटोकॉल है। इस तरह डायरेक्टर क्रिकेट When you are in the position of an authority, वही वाली बात ना, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं है ना। सो अच्छा वो ग्लव ही लेके आ गए। जी सिक्कू, ये ग्लव्स है ना मेरे पास। हाँ, इनको जरा बड़ा करके दिखा दें सिक्कू को। ये पूरा जो हिस्सा है ग्लव्स का, ये देखें, यहाँ पे गेंद लगे, यहाँ लगे, कहीं भी लगे, ये पूरा ग्लव इज आउट। अगर आपने ग्लव्स को खोला हुआ रखा है और इस ग्लव्स के ये जो फ्लिप सा होता है, ये इसको भी लग जाए तो आउट है। दिस इज ये आपका आउट होने का पूरा हिस्सा है। आप नहीं कह सकते। मैं हैरान हूँ कि मैं तो पूछने वाला था कि ये जो दिखाए जा रहे थे कि ये हफीज कह रहे हैं, हफीज को पता होगा। एक सेकंड, जब हम ये फुटेज और सामने भी हमारे उस वक्त भी देख रहे थे हम सिकंदर कि वो अपना फोरआर्म जरा उसको मल रहे थे। वो यहाँ से हिला रहा था। हाँ, वो ईमानदार आदमी है, नेक बंदा है, वो इधर हिला रहा है। ये देखिए, ये हिला रहा है यहाँ पर, मगर असल में गेंद इधर कहीं लगा है। टेक्नोलॉजी बता रही है कि इस हिस्से में गेंद लग कर गया है, तो ही इज आउट। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आपके अगर इस ग्लव्स में लगा है, ये सारा हिस्सा इज पार्ट ऑफ योर ग्लव एंड यू आर आउट। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, ये तो आपका हिस्सा है। हो सकता है वो कोई चुक आ गई हो, कोई स्ट्रेन आया हो जिस पे वो सहला रहे हो, बट अगर टेक्नोलॉजी बता रही है तो फिर बता रही है। मच्छर भी बहुत होते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी मच्छरों का मसला है? हमें लगता था हमारे यहाँ यही मसला। अच्छा भट्टी साहब, सिडनी की जी रिप्लेसमेंट की बात हमने कर ही ली है वैसे, लेकिन फिर भी बता दें, हम तो इमाम को बड़े अरसे से पॉइंट आउट कर रहे थे, बहुत से क्रिकेट लवर्स तज्जियाकार बड़े अरसे से पॉइंट आउट कर रहे थे। अब आखिरी टेस्ट मैच में इनको ये ख्याल आ गया है, तो इज इट गुड टाइम फॉर साइम अयूब टू प्ले दिस टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया? देखिए अब्दुल्ला, जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने तो हफीज को मशवरा दिया है कि इमाम को एक और चांस दे दें ताकि वंस फॉर ऑल उसका चैप्टर सेटल हो चल जाए, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच है ना। अगर 2 इनिंग खुदा न खासा साइम अयूब खेले, फेल हो गए, 10 महीने बाद अगला टेस्ट मैच है, फिर तो साइम अयूब का करियर ना कहीं खत्म हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में एक बार इमाम से भी निजात हासिल कर ले। अगर इमाम खासा हाश था वैसे ही निजात हासिल कर ले। देखिए हमारे पास सिक्कू भाई यहाँ साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, साइम अयूब टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अब इमाम बहुत अरसे से टीम के साथ, पता है निजात इसलिए भी वैसे तो मैं नहीं कभी इस्तेमाल करता क्योंकि वो कंसिस्टेंटली
परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो अपनी कारकर्दगी में अपना ना परफॉर्म करने के स्टैंडर्ड पे इतना कंसिस्टेंट हैं कि इस सीरीज से पहले भी आपको पता है पीपल वर क्वेश्चनिंग कि भाई इनकी क्या परफॉर्मेंस है जो आप इनको अभी तक लेके जा रहे हैं। अच्छा, और इससे पहले भी जब हम टीम में बहुत से प्लेयर्स लेके गए हैं, उनको अगर ना ट्राई किया जाए तो फिर उनका चांस कभी दोबारा आता ही नहीं है। देखा अब्दुल्ला मेरा स्टैंड दूसरा है। मैं ये कहता हूँ कि जो नया बच्चा है जैसे साइम है, उसको इतनी मुश्किल टूर पे ना खिलाएं। आप उनको उसका स्टार्ट लें कोई जिम्बाब्वे से, maybe it is not an ideal time or match for him to, you know, बिल्कुल उसके लिए प्रेशर लें। अब या तो इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि शान मसूद ओपन करे इमाम की जगह, इसलिए वो हमेशा ओपन करते हैं, और नीचे आप सरफराज को एक आखिरी चांस उसको भी दें। भाई आप वो भी एक सीनियर खिलाड़ी है ना, उसको आप एक मौका दे दें आखिरी, या तो डू एंड डाई, या तो वो भी जो है अगर नहीं करते तो आप उनको खुदाफिज कह दें, उनको फेयरवेल दे दें। लेकिन हम दो फुल फ्लैज विकेट कीपर बैटर नहीं खिला सकते, ये नहीं तो क्यों नहीं खिला सकते यार? ऑस्ट्रेलिया खिलाता है, इंग्लैंड भी खिलाता है। अच्छा जी, तो फिर उसमें कौन से ऐसे मजाक है? अच्छा, अब ये बताइएगा कि सिडनी की पिच से हम क्या तवक्को रखें? यू नो, एक होता है रिवायती सिडनी की पिच भाई इस तरह बिहेव करती है, स्पिनर्स का साथ देती है, बट स्लो पिच होती है, लेकिन हमारा इस दफा क्यों, यू नो, अब तो ये ड्रॉप इन पिचेस भी होती हैं, तो क्या व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिडनी टेस्ट मैच? हमारा तो स्पिनर ही नहीं तय हो पा रहा, तो अब आप पिच पे पहुंच जाएं। देखिए सिडनी की टेस्ट की जो पिच है वो पाकिस्तान को इस लिहाज से फेवर करती है कि थोड़ा बहुत वहां पर स्पिन बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है, लेकिन मसला वही है कि अगर बॉलर आउट भी कर देते हैं तो बैट्समैन मदद नहीं करते। और सबसे जो 2023 में हमारे लिए बदकिस्मती रही कि टेस्ट मैच में बाबर आजम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनके शायान शान थी। मेरे ख्याल में बाबर आजम पर एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है। अगर बाबर आजम एक बड़ी इनिंग्स खेल जाए तो फिर पाकिस्तान का सिडनी टेस्ट, वो तो बड़े अरसे से हम बात करते हैं। एक लास्ट सवाल क्विकली आपने जवाब देना है। जनरल आरिफ हसन जो हैं वो फाइनली 19 साल बाद जो उन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन की सीट प्रेसिडेंट की छोड़ी है, तो उसकी क्या वजूहात बनी हैं? भट्टी साहब आपके पास खबर है? जी अब्दुल्ला, बस उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर ये सीट छोड़ी है। सुना है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी फैमिली ने भी उनसे कहा है कि अब आप अपना इलाज करवाएं और बीमारी पर फोकस करें, इसलिए उन्होंने 19 साल बाद नहीं छोड़ते, वरना कभी नहीं छोड़ते। सिक्कू भाई, इससे पहले जो वाजिद अली शाह, लतीफ भट्ट, वो तो 25-25, 28 साल रहे। ये तो यार इसके ऊपर भी तो हुकूमत को फैसला करना चाहिए ना। अगर कोई शख्स अगर परफॉर्म नहीं कर पाता तो इसमें इतना लंबा अब्दुल्ला मेरा अब हुकूमत से मशवरा है कि सिक्कू भाई को वजीर बना दे, हमारी भी कुछ वहाँ पर टॉर बन जाएगी और ये भी कुछ अच्छे फैसले कर सकते। अभी तो साल शुरू हुआ है, होना चाहिए, मगर शर्त होना चाहिए कुछ ऐसा। शर्त ये है कि मैं हर टूर पे जाऊंगा। यार अभी तो बने नहीं है, आपने शर्तें पहले आ गई सिकंदर की। थैंक यू सो मच सिकंदर एंड भट्टी साहब, हैप्पी न्यू ईयर। सो डोंट यू नो, वो कहते हैं फॉर द स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन द नेक्स्ट टर्म। मैं तो तीसरे टेस्ट की बात कर रही थी कि वो इतनी हाई होप्स रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला उधर भी, लेकिन हम नेचुरली नहीं रखेंगे हाई होप्स। ये भी बुरी बात है। नए साल में हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं जल्दी से अपने आप को करेक्ट किया। इन एनी केस ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छा, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है तो लिहाजा इसी पे बात कर लेते हैं। तोशा खाना केस में नए तोहफों में तो इंटरेस्ट होता ही है, चाहे आपके हों चाहे तोशा खाना में मिल रहे हों, और फिर ये भी सोच होती है कि भाई किसी और को क्यों मिले, हमें क्यों नहीं मिले। बट एनीवे, तो तोशा खाना की हम बात कर रहे हैं और पूरी तोहफा खोलने की सेरेमनी होती है, सालगिरह हो, शादी हो। ये वो वाले तोहफे नहीं है ना, ये बड़े वाले तोहफे हैं, ये बहुत बड़े तोहफे हैं। इनको तो छुपाया इनको बताया नहीं जाता, लेकिन चीजें जो है वो निकल ही रही हैं। तो जी, इंकशाफात क्या हो रहे हैं वो आपको बता दें कि दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ है कि तहाइफ की कीमत जो है वो कम लगाकर खजाने को 1 अरब अब्दुल्ला 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। नैब की रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के दौरे पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 3 अरब 16 करोड़ रुपए के बेशकीमत तहाइफ दिए थे। पाकिस्तान में इनकी कीमत महज 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगवाई गई। वैसे 1 करोड़ 80 लाख के तो हम नेचुरली अज्यूम करेंगे कि नहीं दिए थे। निस्फ रकम यानी 90 लाख अदा करके तहाइफ बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने खुद रखी है। नैब के मुताबिक तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दुबई में पाकिस्तानी कौंसुलेट जनरल के जरिए
मुख्तलिफ फर्म से इनकी खिदमात हासिल की गई हैं, तो मालूम हुआ है कि तहाइफ की असल कीमत तो भाई बनती है 300 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ 80 लाख कहीं और 300 करोड़ कहीं, 3 अरब 16 करोड़ 55 लाख रुपए बनती है एग्जैक्टली। और बानी पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल तो पहले ही हो चुके हैं, जबकि उनकी अहलिया बुशा बीबी पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी और सरकारी असासे बेचकर गैर कानूनी फ़ायदे उठाने का मुकदमा अभी चल रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक बात जो हम हमेशा करते रहते हैं कि खान साहब को ये तहाइफ वाली चीज़ में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि पता है कि ये वो ऐसा एक एवेन्यू है जो कि हमेशा पिछली हुकूमतों को भी देखें तो ये कंट्रोवर्शियल बात बन जाती है। और जब आप अपने आप को एक सेकंड लेट मी कंप्लीट माय थॉट, चूंकि वो अपने आप को एक बिल्कुल आप अपने आप को बरी जमा और इन चीज़ों से बालातर समझते हैं और दिखाते भी थे, तो आप उस तरफ क्यों गए? बेशक आप पूरी कीमत देते, आधी देते या जो भी देते, आपका इंटरेस्ट ही क्यों है उस तरफ? क्योंकि आपने तो सारों को यही बताया था ना कि दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो सारी चीजें इन एनीथिंग, एनी ऑफ दीज वर्ल्डली थिंग्स, कितने इंटरव्यूज आपके आए, एक दफा मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, और एक दफा एक बड़ा फेमस इंटरव्यू इनकी एक प्रीवियस वाइफ के साथ भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इसने कोई डिजाइनर बैग मुझसे मांगा तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। यानी ही वाज सो फोकस्ड ऑन इट कि आई एम नॉट इनटू दीज थिंग्स। तो फिर जाके ये केस वैसे क्यों तो बना? वो लाइन भी मुझे मायूब भी लगी थी कि कौन सा आदमी टीवी पे बैठ के कहेगा कि बीवी ने फलां चीज मांगी तो मैं तलाक दे दूंगा। तलाक जैसे कोई बच्चों का खेल है, नहीं, मतलब वैसे प्रॉब्ली है भी उनके लिए बच्चों का खेल। अरफा फरोज, अच्छा, एट द सेम टाइम जब आप अपने आप को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, मैं सबसे अच्छा हूं, आपको कानून इजाजत भी दे रहा है, लेकिन अब तो आप तो अपने आप को हाई मोरल ग्राउंड पे रखते हैं ना, तो आपको इस गंद में पड़ने की जरूरत क्या थी? खैर ये सवाल और ये बात हम काफ़ी अरसे जब तोशाखाना की बात उठती है ना, तो एक तकलीफ भी होती है भाई, एक शख्स ने अपने आप को इस तरह पुटरे किया है तो फिर वो क्यों पड़ा इस चीज में। इन एनी केस हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, इस मामले को देख रहे हैं। अल्फा, नैब की जिस रिपोर्ट की बात हो रही है उसमें क्या क्या तहाइफ है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, और सबसे महंगा तोहफा क्या था? देखा? और हाउ इंटरेस्टेड आर यू? स्टार्ट ही हमने से किया, वी आर ऑल इंटरेस्टेड। नैब ने 1 साल से ज़ायद तहकीकात की थी, फिर जो मुल्ज़िमान हैं इसमें नामज़द हैं जो मुल्ज़िम, उनको शामिल तफ्तीश भी किया था और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है मुरतब की गई है। लेकिन ये जो रेफरेंस है इसमें जो मरकज़ी जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब 2020 में बानी पीटीआई जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो सऊदी वली अहद ने इनको जो है वो सबसे कीमती तोहफ़ा दिया था जो सबसे ज़्यादा मालियत का था, और वो था ग्राफ येलो एंड वाइट ज्वेलरी सेट, और इसमें जो है वो गोल्ड और डायमंड लगे हुए थे, एक नेकलेस, एक ब्रेसलेट, एक रिंग और एक ईयर रिंग इसमें जो है वो शामिल थे। और ये तोहफ़ा बानी पीटीआई और जो बुशा बीबी थे वो उन्होंने अपने पास रख लिया था, लेकिन इसकी जो जब कीमत लगाई नैब ने तो ये इसकी कीमत लगी है 3 अरब 16 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जब बुशा बीबी और बानी पीटीआई थे अपने दौरे हुकूमत में, इन्होंने अपने असर रसूख जो है वो इस्तेमाल किया था और इसकी जो कीमत थी वो आधे से भी कम, यानी कि सिर्फ 90 लाख रुपए देकर ये इन्होंने जो है वो अपने पास रख लिया था। और ये नैब रेफरेंस, ये जो नैब रिपोर्ट है ये इसी के हवाले से है। अच्छा, ये उस ज्वेलरी की किसको जरूरत होगी ना? खान साहब पहनते हैं और बुशरा बीबी तो शी इज नॉट द टाइप, एटलीस्ट यही पोर्ट्रे किया गया है कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो किस तरह नहीं होंगी ये चीज़ें? तो आपको मोबाइल ऑडियो नहीं याद हीरे की अंगूठी वाली? दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज कि जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है तो उस पर स्टिक टू दैट इंप्रेशन ना। आप तो अल्लाह वाली हैं, आपको ज्वेलरी और इन तहाइफ और इन चीज़ों से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए था। खैर वो बताया कुछ और जाता है, मुबैना तौर पर वो ऑडियो सबको याद है, हीरे की अंगूठी के इतने कैरेट का तो होना ही चाहिए। खैर अरफा, क्या अपनी जगह ये हैरान कुन नहीं है कि इस पूरे अमल में यानी तहाइफ के हुसूल से फ़रोख्त तक का जो मामला है, सरकारी लोगों का किरदार भी बड़ा सवालिया निशान रहा है। नैब को इनका कोई कसूर नहीं नज़र आ रहा, इसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखिए, नैब ने तकरीबन तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से 1 साल से ज़ायद तहकीकात की हैं, और जाहिर सी बात है जब बानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम कर रहे थे तो उनके अंडर जो है वो सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे थे जो जिनके ज़रिए तोशाखाना में तहाइफ को जमा कराना, उनकी वसूली और फिर उनकी जो कीमत है उनका तखमीना लगाना, ये सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए ही होता था। लेकिन ये वाकई हैरानकुन बात है कि जो नैब ने रिपोर्ट मुरतब की है और जो रेफरेंस दायर किया है उसमें एक भी सरकारी मुलाजमीन को बतौर मुलजिम
नामजद नहीं किया गया। और जो नैब की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो साफ इसमें लिखा हुआ है कि चूँकि कोई भी सरकारी मुलाजिम जब इनको जो है वो इनसे तहकीकात की गई थी, जब इनसे पूछा गया था दस्तावेज़ात के हवाले से इस तरह के सवालात किए गए थे, तो कोई भी सरकारी मुलाजिम से ये साबित नहीं होता कि उसने कोई रिश्वत ली थी कि मैं बानी PTI का या बुशा बीबी का जो है वो काम करवा दूँ, या उन्होंने जो है वो अपने लिए माली फ़वाइद जो है वो ख़ुद हासिल किए थे कि ये जो तोहफ़ा है इसकी कम कीमत लगवा के, इसकी जो है तखमीना लगा के इसको जो है वो बानी PTI या बुशा बीबी को जो है वो दे दिया जाए। तो इस तरह की कोई भी सबूत नैब को जो है वो मौसूल नहीं हुआ, और इन्हीं सबूतों की रोशनी में नैब ने किसी भी सरकारी मुलाजिम को इस रेफरेंस में बतौर मुलजिम जो है वो नामजद नहीं किया। You know how embarrassing it is on a state level. अभी मतलब ये रिपोर्ट्स पहुंचती होंगी मोहम्मद बिन सलमान को भी कि ऑब्वियसली ये घड़ी तो पाकिस्तान के ख़जाने में रहती है ना, तो फिर भी तसल्ली रहती है। दुबई में वो मतलब किधर तीसरे महल्ले कहीं पहुंच गई, बड़ी अजीब बात है। एनीवे अरफा, फाइनली ये भी बता दें कि सवाल ये भी बनता है कि नैब जब खुद तस्लीम कर रहा है कि इंतहाइफ की असल मालियत मालूम करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये रिपोर्ट किस हद तक काबिल एतबार रहे, और ख़ास तौर पर क्या मुतासरा फरीक इसी बुनियाद पर इसे चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए, सऊदी वलीयत की जानिब से जो तोहफा दिया गया था ग्राफ ज्वेलरी सेट, इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए नैब ने मुल्की और गैर मुल्की इदारों से जो रब्ता किया, जिसमें बहुत मशहूर इदारे जो है शामिल थे, कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, FBR तक शामिल था, और बहुत मशहूर जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स, उन तक से जो रब्ता किया गया था। और इसके अलावा इटली, स्विट्ज़रलैंड और UAE में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो गिफ्ट्स की कीमत का जो अंदाज़ा लगाते हैं, उन तक से जो रब्ता किया गया था, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नैब को नहीं मिल पाया। इनमें से कोई भी इदारा ये नहीं बता पाए कि आखिर इस कीमत की, ये जो ग्राफ ज्वेलरी सेट है, इसकी असल कीमत जो है वो क्या थी। बिल आखिर फिर पाकिस्तान कॉन्सुलेट के ज़रिए दुबई में एक एक्सपर्ट हैं इमरान बशीर नामी शख्स, उनसे फिर रब्ता किया, और उन्होंने फिर बताया कि इस ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत जो है वो 3 अरब 16 करोड़ रुपए के आसपास है। अब ये सवाल बनता है कि क्या ये जो रिपोर्ट है ये मुसद्दका है या इसमें जो है वो कुछ टेम्परिंग जो है वो की गई है। तो ये अदालत में जब ये केस चलेगा, ये रेफरेंस जब चलेगा, तब ही मालूम होगा। मतलब द क्वांटिटी एंड द साइज ऑफ द डायमंड्स व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड इन दिस ज्वेलरी सेट, जिसमें हम ज्वेलरी सेट को घड़ी, पेन, कफलिंग्स और अंगूठी भी कह रहे हैं, सो वो करोड़ों, कई करोड़ में बात चली जाती है ऑलरेडी फॉर एनीबडी हु had the slightest sense, उसको पता है। जिसका अंदाजा ही अब जाके इतने सालों बाद लग रहा है कि एक्चुअली इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो खान साहब भी आई गेस कभी सोचते होंगे कि सस्ते में ही मैंने जाने दिया इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू तो उनकी अपनी सोच से भी बहुत ज़्यादा आई गेस निकली। बट एनीवे, जोक्स असाइड, भी ना वैसे सोच के देना चाहिए। जोक्स असाइड, खान साहब, मतलब व्हाई डिड यू गेट इनटू दिस तोहफा? और अच्छा, बहुत से बाय द वे जो नेस हेयर्स है ना, वो ये कहते हैं कि ये प्रोविजन जब है तो वो क्यों ना आप ले सकते हैं, तो वो क्यों ना इस्तेमाल करें। वो इसलिए ना इस्तेमाल करें बिकॉज ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है हमारे मुल्क में, और आप बाकियों से हट के अपने आप के बारे में तासुर देते रहे हैं, तो हट के रहे ना, फिर आप वही हरकतें क्यों कर रहे हैं जो बाकी करते रहे। इसलिए तकलीफ होती है। यू शुड नॉट इवन हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस। ये आपका इंटरेस्ट लेवल होना ही नहीं चाहिए था, या तो फिर अगर आपने ले ही लिया था तो इतने फैन फेयर के साथ लेते और वो सारी चीज़ें जो है पैसे डोनेट करते, और फिर सड़कें जो भी पहले भी बातें उठी हैं वो उसके लिए लेते कि जी ये बनवाया। नहीं, पहले तो छुपाते रहे ना, आपको याद है वो अदालत में, हम तो नहीं बताएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, हम तो नहीं बताएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे। जब आपको पता है कि कोई दूसरे ममालिक के सरबराहान ऑफेंड हो जाएंगे, तो आपके दिल में चोर है कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया है। और फिर उस लेवल पे, मतलब जो जिस लेवल के पब्लिक फिगर्स ये सारे हैं, कोई चीज़ छुप सकती है? मतलब ये कैसे इमेजिन कर लेना कि ये नहीं निकलेगी, तो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, छुपाते रहे। व्हाट वर यू थिंकिंग? एनीवे, ट्रिब्यूट देते हैं, छोड़ें हमारा, तो आप गुस्सा ठंडा करें आप। नहीं, मुझे तो गुस्सा ही नहीं है, ये तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर टाइप ऑफ अ थिंग है। बट यू राइट, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, तो हमने उम्मीदें तो अच्छी रखनी है। जियो पाकिस्तान, आपको पता ही है, हर साल की तरह इस साल भी रवायत बरकरार रखेगा। हम अपने लेजेंड्स को नहीं भूलते, हम ट्रिब्यूट देते हैं। हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन्हें। उनका नाम तो वैसे मोहम्मद सईद खान है, कोई ना पहचाने वैसे इस नाम से, लेकिन उन्हें हम सब रंगीला के नाम से जानते हैं। रंगीला का आज यौम पैदाइश है। फिल्मों में काम करने का शौक़ उन्हें पारा चनार से एक्चुअली लाहौर ले आया। बॉडी बिल्डिंग का उस ज़माने में इन्हें शौक़ था, और ज़बरदस्त हंसते हंसाते रहे, गाने गाते रहे। ऐसी उनकी लेगेसी हो चुकी है अब तक
कि जब उनकी तस्वीर ही सामने आती है ना तो इंसान को हंसी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पता होता है कि आगे कुछ जोक या कोई ना कोई चीज़ होने वाली है। अच्छा जी, ये 3 जी और ये 4 बराबर, देखो इंसाफ की बराबर की बात है। ये रहे 5 जी और ये 6 जी ये 7 और ये 8, ठीक है। वाह। ये 9 और ये 10, ये 11 और ये 12 एक। वाह 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 वाह। गाना सुना दें यार, एक हुस्न की देवी तो आपको पता ही है, जब भी रंगीला का नाम आता है तो ये गाना जहन में आ ही जाता है। आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं आपको, आप करें ना। लेकिन इनकी मशहूर फिल्मों में दिल और दुनिया, कुबड़ा आशिक, औरत राज, पर्दे में रहने दो, Have you watched any? दो रंगीले शामिल हैं। गाने ज़रूर सुने मैंने, और क्लिप्स जो ज़्यादातर कभी वायरल होते थे वो। अच्छा, एक क्लिप हो जाए। इंसान और गधा इनकी एक फिल्म थी और वो देखें, और साथ ही हम एक ब्रेक भी लें। और एक्चुअली इस फिल्म में इनकी बेमिसाल अदाकारी को लोग आज तक याद करते हैं। अच्छा, हमने जिक्र किया था ना पहले कि टिकटॉक की वजह से जो यंगस्टर्स हैं, मतलब वो इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि ना अपनी जान की कोई फ़िक्र होती है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, या तो खुद मारे जाते हैं या उनकी वजह से किसी और को नुकसान होता है। तो अब हुआ ये है कि टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए एक हादसा जो है एक्चुअली अपनी जाने दाव पर लगाने को जुनून ना कम नहीं हो रहा है। वो तो खैर नहीं हो रहा ना, कम क्या हो सकता है। तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने शेखुपुरा के करीब एक जिक्र किया था। अब्दुल्ला, जरा स्टोरी तो आप बताएं। भाई, टिकटॉक बनाते हुए ना 3 अफराद जहाँ बहक हो गए थे, आपको बताया था, आपको याद होगा। अब एक और की जान चली गई। इस वाक़े का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि ये मौत सगी बहन के हाथों छोटी बहन की हुई है। ये जो वाक़या है ये गुजरात का वाक़या है। गुजरात के करीबी शहर सराय आलमगीर का हम वाक़या रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बड़ी बहन के हाथों छोटी बहन का कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 बहनें टिकटॉक बना रही थीं। इस दौरान दोनों बहनों में झगड़ा हुआ। बड़ी बहन ने गुस्से में उसी पिस्तौल से छोटी बहन पर गोली चला दी, जो अल्टीमेटली ज़ख्मी हो गई और अस्पताल पहुंचाया गया उसको, लेकिन वो दौरान इलाज ही दम तोड़ गई। सो इमेजिन करें, क्या इमेजिन करें वैसे इसमें बंदूक क्या कर रही थी घर में? नहीं चलें, बंदूक नहीं, और वो लोड भी थी। बात नहीं है, ये घर में कैसे थी बच्चों के बीच में पड़ी? बच्चों के बीच में वही तो मैं कह रही हूँ कि कोई आम बात नहीं है, इसलिए सवाल डेफिनेटली बनता है। ऐसे ही मतलब जिसमें पानी के गिलास और खाना पीना पड़ा होता है तो फ्रिज में एक बंदूक भी पड़ी होगी। राजा रासिक हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली इस वाक़े में पुलिस ने अब तक क्या किया है और क्या एग्जैक्टली हुआ। जिस रायलमगीर के थाना सदर के इलाका करियाला में 2 बहनें जो टिकटॉकर थीं और उन्हें आपस में टिकटॉकर करते हुए किसी बात पे तकरार हो गई थी, जिसकी वजह से छोटी बहन ने बड़ी बहन सबा अफजल को गोली मार दी और जिससे वो मौके पर हलाक हो गई। सबा अफजल और मारिया दोनों जो बहनें जो हैं वो टिकटॉक करती हैं और इस सिलसिले में पुलिस इंतज़ामिया ने मौके पर पहुंच के उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और इस दोनों बहनों का भाई उसकी मदयत में FIR दर्ज हुई है, जिसमें उसने बताया था कि हम अपने घर में बैठे हुए थे और साथ वाले कमरे से फायर की आवाज़ आई, तो बाद में जब देखा तो बेटी बड़ी छोटी बहन ने बड़ी बहन को गोली मार दी थी और उसको हम अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही वो दम तोड़ गई और पुलिस जो है इस हिस्से में कार्रवाई कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस बहन के हाथों दूसरी बहन का कत्ल हो गया है उसकी अब ज़िंदगी क्या होगी। वो तो पहले तो वो इस गिल्ट में ही ख़त्म हो जाएगी ना कि फॉर अ मोमेंटरी फाइट या आर्ग्यूमेंट वगैरह दोनों की हुई होगी, डिसएग्रीमेंट, और एक ने दूसरी को मार दिया। और आई एम जस्ट थिंकिंग उस टेंपर का लेवल, क्या गुस्सा, कितना इतना और कैसे गुस्सा आ हो सकता है डरा रही हो कुछ, इसके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। यंगस्टर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, शायद डरा रही हो और गोली चल गई हो, लेकिन वो गिल्ट कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर कि उसकी बहन नहीं रही, तो इस गिल्ट से बचें और इस किस्म की चीज़ों में ना जाएं, ना पड़ें जो जिसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं। कभी कभार आपने देखा है टिकटॉक बनाने के लिए एक्सट्रीम सिचुएशंस में बिल्कुल एक बड़ी सी बिल्डिंग के लेज पे खड़े होंगे, कभी कोई खाई में देख रहे होंगे, कहीं से लटक के कोई तस्वीरें हो रही होंगी, ट्रेन की पटरियों पे खड़े होकर लेट के तस्वीरें होंगी।
और इसमें इसमें टिकटॉक का कोई कसूर नहीं है। सो हम जो है ना ऐप्स को बिला वजह बदनाम करना शुरू कर देते हैं। टिकटॉक नहीं होती, व्हाट्सएप हो जाता है, व्हाट्सएप नहीं होता, यूट्यूब, मतलब कुछ भी, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये हमारे अपने मसले हैं। सो हमें अपने मसलों को ठीक करना है और ऐसे कंटेंट को डिस्करेज करना है जिसमें इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। व्यूज ही नहीं मिलेंगे तो नहीं बनाएंगे। ये वेपन्स अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये जो खुली चीजें पड़ी हैं ना, दीज आर टू टेम्पटिंग। और एम शोखियां मारने में बच्चे एक दूसरे पे चला दें या अपने ऊपर चला दें, और ये चीजें ना बड़ों से सीखते हैं। तो बड़े टेक केयर करेंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे। मतलब वो सोचें कि जो बच्चा अपने बाप को देख रहा हो कि वो किसी शादी ब्याह, कोई न्यू ईयर पे बैठे हुए पिस्तौल चला रहा है, क्या सीखेगा वो? इट्स टाइम दैट वी चेंज ऑल ऑफ दिस। We're going to see you tomorrow. Have a great year ahead. Happy New Year to all of you. Happy New Year.